Hello students, how are you? Today our first chapter for civics, Indian Constitution. Okay, the Indian Constitution. This chapter for class 8. In this chapter we will discuss how the Indian Constitution frame, okay, and need of the constitutions, steps for improvement of constitutions. Okay, then we will discuss about salt satyagraha, anti-liquor aggregation post, and anti-liquor committee. Okay. Now, framing of constitution. First, an assembly of elected representative frame the constitution of our country. ठीक है. Constitution किसके द्वारा? संविधान. Constitution क्या होता है? संविधान. ठीक है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान. ठीक है. आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में. फर्स्ट वन, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री. ठीक है. जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उनसे जो लोग चुन के आए थे मेंबर्स, उनके द्वारा किसका निर्माण हुआ है? संविधान के, है ना. इन जुलाई 1946 इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज हेल्ड. ठीक है. कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए इलेक्शन? कब हुआ था? 1946 जुलाई में ना. आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कम इनटू बीइंग, its first ever meeting took place on 9th December in the year 1946. ठीक है. 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की. इसमें कितने मेंबर थे? 389 मेंबर गॉट इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इलेक्टेड दीज मेंबर्स. ठीक है. इन मेंबरों का चुनाव कैसे किया गया था? प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा. ठीक है. पीपल हैड नो रोल इन देयर इलेक्शंस डायरेक्टली. ठीक है. जो पीपल थे उनका कोई वो नहीं. लाइक जैसे राज्यसभा का इलेक्शन होता ना, सेम इनका इलेक्शन हुआ था. ठीक है. राज्यसभा का जो मेंबर्स रहता है इलेक्शन कौन करता है? प्रोविंशियल असेंबली जो रहती है ना, लाइक आपको स्टेट असेंबलीज हो गई, वो सारे वोट करते हैं ना. किसके लिए? राज्यसभा के लिए. सेम इधर जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसमें किसने वोट किया था? प्रोविंशियल असेंबली थी उनके मेंबर्स के द्वारा, है ना. पीपल हैड नो रोल इन देयर इलेक्शन डायरेक्टली. इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. ठीक है. किसकी मेजॉरिटी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस. द मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग डिड नॉट हैव एनी रोल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. The Constituent Assembly comprised representatives from almost all the political parties, communities and regions of India. Some of the disunionist persons were also included in the assembly. Like farmer of the Constitute had the best available, a framer of the Constitute had the best available legal talent. ठीक है. जिन लोगों ने क्या बनाया था कंस्टिट्यूट, जो संविधान का निर्माण किया था, वो लोग बहुत ही टैलेंटेड थे. ठीक है. द असेंबली हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग मैनी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स हु हैड फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्रीज फॉर मैनी ईयर्स. कौन कौन थे इसमें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल, मौलाना आजाद एंड वर डिस्टिंग्विश्ड लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है. ये क्या प्रोमिनेंट मेंबर थे. ठीक है. जो संविधान निर्माता कमेटी थी उसके वो थे. ठीक है. Eminent persons like Dr. Shyama Prasad Mukherjee, Sardar Vallabh Patel, Frank Anthony and Dr. H.P. Modi were associated with the framing of the constitution even though they were not member of the Indian National Congress. ठीक है. एक क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उसके भी मेंबर नहीं थे, बट भी तब भी इनका सिलेक्शन हुआ था. ठीक है. किसके लिए? कंस्टिट्यूट असेंबली में. ठीक है. फ्रैंक एंथोनी एंड डॉक्टर H.P. Modi represent the Anglo Indians and the पारस, जो कमेटी होती है ना, एंडो इंग्लियन पारस, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे दो लोग, है ना. कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स लाइक अल्हादी कृष्ण वल्ली अय्यर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड K.M. मुंशी वर आल्सो द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. द नेम ऑफ मिसेस सरोजिनी नायडू एंड मिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित डिजर्व स्पेशल मेंशन. द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल क्रॉस सेक्शन ऑफ द इंडियन पीपल. ठीक है. जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जितने भी लोग थे वो सारे क्या थे? आपके प्रोमिनेंट मेंबर थे. वो इंडिया के हर एक सेक्शन से उनको इलेक्ट किया गया था. ठीक है. जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नीड फॉर लॉ.
ठीक है, लॉ की जरूरत क्यों पड़ती है ना? लॉज आर नीडेड फॉर द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल. दे ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज एंड एस्टेब्लिश एन इग्लिटरेरियन सोसाइटी. ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर बैलेंस बना के लाते हैं ना, और सोशल चेंज में मदद करते हैं लॉ. द नीड फॉर लॉज बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट इन ट्रेडिशनली अनइक्वल सोसाइटी लाइक इंडिया. लॉ की जरूरत और इसलिए ज्यादा पड़ जाती है क्योंकि इंडिया की सोसाइटी है ना अनइक्वल है, बराबरी का दर्जा नहीं है. ठीक है, प्लग्ड बाय सोशल इविल्स सच एज फीमेल feticide, dowry and alcoholism. Let us study about some social evils and the efforts made to stop their practices. ठीक है, ये क्या है? सोशल इवल्स है. क्या? महिलाओं को मारना है ना, फीमेल फेटिसाइड मतलब जो लड़कियां होती हैं उनका कत्ल करना, डाउरी जैसे दहेज एंड शराब है ना. फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे डाउरी मतलब दहेज. डाउरी इज द मनी और गिफ्ट गिवन टू ग्रूम बाय द ब्राइड्स फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज. ठीक है, क्या होती है? ये लड़की की शादी में मतलब जो शादी होती है उसमें लड़की जो रहती है ना उसकी फैमिली के द्वारा पैसे या गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है किसको? ग्रूम की फैमिली को ना, या ग्रूम को. ऑफन डाउरी डिमांडेड कंटिन्यू आफ्टर मैरिज. कई बार क्या होता है शादी के बाद भी मांग की जाती है. द इनएबिलिटी टू फुलफिल द डिमांड्स result in physical or mental torture of the bride and in extreme cases leads to death. क्या होता है? जब ये डिमांड्स पूरी नहीं होती ना तो उसका फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर किया जाता है ब्राइड्स की फैमिली के द्वारा, ब्राइड्स के द्वारा है ना. किसका? ब्राइड का ग्रूम की फैमिली के द्वारा. ठीक है, एंड कभी कभी ब्राइड्स की डेथ भी हो जाती है एक्सट्रीम कंडीशन में. इसको कैसे हम अच्छा कर सकते हैं? स्टेप्स और इम्प्रूवमेंट. Over the past 15 years, a number of legislative safeguard has been brought about. All these safeguards fail to stop the material and domestic violence. ठीक है, शादी के बाद और जो घरेलू हिंसा होती है ना उसको रोकने के लिए बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं. ठीक है, the dowry deaths were still on rise. दहेज हत्या होती है ना वो अभी भी बढ़ती जा रही है. थ्रू द डाउरी प्रोविजन एक्ट वाज पास इन ईयर 1961. ठीक है, दहेज को रोकने के लिए कानून कब बना था? 1961 में. ठीक है, बट इट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली. दिस एक्ट फर्दर गॉट अमेंडेड इन 1986. The law said if a person is found guilty, he can get imprisonment for not less than 5 years and be fined up to 15,000 or the amount of the value of such dowry, whichever is more. ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति दहेज मांगता है और वो गिल्टी पाया जाता है तो उसको 5 साल से ज्यादा की सजा होगी. कम से कम 5 साल तो हो ही सकती है, प्लस 15,000 यहाँ पे जो डाउरी वो मांग रहा है उसने जो ली है वो दोनों का जो ज्यादा अमाउंट होगा वो उसको देना होगा. ठीक है, इन ऑर्डर टू ड्रॉ द पीपल अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम, सिंसियर एफर्ट्स वर बीइंग मेड. प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया greatly contribute in spreading consequences or awareness among the people. Dharans, processions, public meetings and street plays are being set up and conducted by voluntary agency. Strong public views in this regard needed to be gathered. ठीक है, धरनास हो गया, प्रोसेशंस हो गया, पब्लिक मीटिंग, सीक्रेट्स प्लेस हो गए, सारी चीजों के द्वारा दहेज प्रथा को रोकने के लिए टाइम टाइम पे क्या हमें आवाज उठानी रहनी चाहिए. ठीक है, legitimacy of the laws. Legitimacy of the laws during the dynastic and local chieftains rules. राजाओं के टाइम पे क्या होता था? Any commented rules was treated as a law, but such laws were not based on free will of the people. Rather than laws were based on coercion and compulsion. When democracy got introduced, the people began to elect their own representative and the law became for the people. But even the democratic setup has fallen. Certain laws are passed without taking the consent of the all section of the people. The ruling party on front passes these laws in order to score political mileage. In order to checkmate these possible menaces, the constitution steps in. The power are vested with judiciary to declare such laws invalid. The Supreme Court of India act as the custodian of the Constitution of India. The laws aim at the people's welfare, but if there are good laws, there are bad law also. People oppose all such bad laws. There is always a spirit of dissent in case of bad laws, along with the spirit of acceptance and evidence in the case of good laws.
The people would dissented often at the risk of their lives even under the crucial imperialistic British. We had the people with immense patriotic sense who had too long opposed every illegal law passed by British government when there was a deliberated attempt on the part of British to put restrictions on vernacular presses by passing the Vernacular Press Act in 1878. They forcefully opposed the move. People come in unity and oppose the move at the time of partition of Bengal. मीन्स क्या बताया गया यहाँ पे, क्या होता था राजा महाराजाओं के टाइम पे जो रूल्स वगैरह बनते थे ना, तो वो उस हिसाब से चलते रहते थे, लोग उसका भी अपोज करते थे. बट जब से इंडिया में क्या डेमोक्रेसी आई है, ठीक है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो फिर कानून कौन बनाता है? हमारा पार्लियामेंट. ठीक है, पार्लियामेंट में भी कई बार कुछ अच्छे कानून बनते हैं, कुछ बुरे कानून बनते हैं. ठीक है, बट उन कानूनों को चेक कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना. सुप्रीम कोर्ट कौन है? एक कस्टोडियन का काम करता है. ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया. ठीक है, भारतीय संविधान की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट. एक है सारे लॉ को, जितने भी लॉ बनाए गए उनको चेक करता है. ठीक है, क्या होता है कई बार, जैसे ब्रिटिश कालीन के टाइम पे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था 1878 में. उसमें क्या उन्होंने फोर्सफुली, यदि कोई अपोज करता है किसी भी मूव को, ठीक है, किसी भी कानून को, तो लोग एक साथ यूनिटी में नहीं आ सकते. किसी भी मूव को क्या वो नहीं कर सकते, आप किसी भी लॉ को अपोज नहीं कर सकते. एक कब पास हुआ था, खासकर इसका सबसे ज्यादा विरोध कब हुआ था? ये मान के चलो आपका जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में. ठीक है, उस टाइम इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई थी इस कानून की वजह से. ठीक है, सेकंड हमारा है सॉल्ट सत्याग्रह. ये कब चला था? 1930 में. सत्याग्रह रेफर्स टू फोर्स और स्ट्रेंथ ऑफ ट्रुथ बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस. सत्याग्रह क्या होता है? अहिंसात्मक आंदोलन. ठीक है, जिसमें हिंसा का प्रयोग ना हो ना. दैट मीन्स डिसेंट ऑफ लॉ बाई मीन्स ऑफ एक्ट ऑफ नॉन वायलेंस. मतलब कोई लॉ बनाए, हमें उस लॉ को विरोध करना है नॉन वायलेंस के थ्रू. ठीक है, देयर वाज नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कॉल्ड सॉल्ट सत्याग्रह अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ फ्रेम्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. क्या हुआ? एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक कानून बनाया गया. ठीक है, वो क्या सही नहीं था, उसको क्या अपोज करने के लिए या उसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए एक नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा. ठीक है, उसको बोलते हैं सत्याग्रह. दांडी इज अ विलेज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात. Gandhiji made an announcement that would defy the salt law. Gandhiji left Sabarmati Ashram with 78 members of the ashram on 2nd March 1930. They traveled the distance of about 350 kilometers. Gandhi, along with his followers, reached Dandi and broke the salt law. At that time, making salt was the monopoly of the British government. No Indian was allowed to make salt. ठीक है, मतलब उस टाइम क्या किसी भी इंडियन कंपनी या इंडियन सिटीजन को नमक बनाने के लिए कानूनी रूप से कोई हक नहीं था. ठीक है, उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? सॉल्ट सत्याग्रह किया था. कब किया था? 2 मार्च 1930 में. ठीक है, ये उस टाइम का पिक्चर है. ठीक है, गांधी जी और उनके फॉलोअर्स दांडी के लिए मार्च कर रहे हैं. ठीक है, the unfinished work of non-cooperative movements was carried forward by the civil disobedience movements. Okay. Now, Hartal puts their life to stand still. The entire country was involved in it. People boycott schools, colleges, and office. People stopped paying tax in Northwest Frontier Province. The movement was led by Khan Abdul Ghaffar. Okay. किसको द्वारा लीड किया गया था ये मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में फ्रंटियर गांधी जी के द्वारा ना. किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है फ्रंटियर गांधी जी के नाम से. For a few days, the British control over Peshawar and Solapur. The movement was totally violence-free. There were growing support for India freedom struggle as reports and photographs of this extraordinary protest began to be surfaced in newspaper around the global. Okay, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था ना,
सिविल डिसोबीडिएंट का, ये सारे पेपरों में छपके आने लगा, ठीक है। जो भी उस टाइम ग्लोबली न्यूज़पेपर थे, इंडिया और ग्लोबल में जो भी दुनिया में सब जगह एक खबर आने लगी कि इंडिया में बहुत ही अच्छे लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है टू अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके। देन उसके बाद आया एंटी लिकर एगिटेशन पोस्ट 1947। एक्सेस ड्रिंकिंग इज वन ऑफ द वर्स्ट सोशल इवल. It results in the ruin of the lives of many people. People waste their hard-earned money on liquor, which is very bad to their health. It also deprives their family of decent lives. Okay. Mahatma Gandhi tried his level best to eradicate this social menace. Due to his untiring efforts, prohibition of liquor has been included in the DSP in Part 4 in our constitutions. In 1956, a prohibition enduring committee was framed in order to examine this problem and suggest measures to control it. The recommendation of this committee were accepted in 1956 and resolution was passed in the Lok Sabha to make it part of our development program. Prohibition of liquor has also been made a part of our 5th-year plan. Several states had made attempts to introduce partial or total prohibition along with the laws. Social awareness is very important to control evils like drinking and practicing like dowry. Many voluntary agencies are doing doing a lot of work to help alcoholics and drug addicts to give up these habits, okay. Many NGO as well as government agencies are making people aware against the dowry system. However, the government also needs to take stringent measures against these who deal in illegal distribution of liquor and drugs as well as those who demanded and dowry, ठीक है। जो सोशल इवल्स है ना, डाउरी, दहेज प्रथा, शराब, ठीक है, एंड ड्रग्स वगैरह को रोकने के लिए 1956 में कौन सा कानून आया था? प्रोहिबिशन एंड्यूरिंग कमेटी, है ना। एक है कानून है, एक कमेटी फॉर्म की गई थी, ठीक है। इसका काम क्या था? इस प्रोग्राम को जो प्रॉब्लम थी ना, डाउरी, लिकर एंड ड्रग्स की प्रॉब्लम को एग्जामिन करना एंड सजेस्ट करना कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। दैट्स वाई जो आपका है ना, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर हैज बीन इंक्लूडेड इन द DSP, ठीक है। जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रहता है ना, जो हमारे संविधान का पार्ट 4 है, उसमें जोड़ा गया है, ठीक है। और शराब को रोकने के लिए क्या हमारा जो 5th ईयर प्लान था ना, उसमें भी इसको सेवरल स्टेट्स ने इसको जोड़ा था, ठीक है। अभी भी इंडिया में काफ़ी स्टेट्स में जो लिकर है ना, उसको पार्शली और टोटली बैन किया गया है, ओके। देन एंटी लिकर कमेटी जो फ्रेम हुई थी 1956 में, द कमेटी गिव ए नंबर ऑफ सजेशन विच विद अ व्यू टू कंट्रोल द कंजप्शन ऑफ liquor. Some states took some steps, but the results were not encouraging. The state of Gujarat has achieved some success in enforcing prohibitions law. On the whole, it can be said the policy of prohibition has not been successfully. It is a matter of grave concern that some sections of society, which boost of modernization, consider consumption of liquor as a status symbol. Concerned efforts are needed to get rid of social evil like dowry and use of toxins. In such matter, government efforts can yield fruitful result only when people are wide awake and cooperate with the government. Okay, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था. In this chapter we discuss about the framing of constitutions. Okay, why we needs law, then steps for improvements. Then we discuss about salt satyagrah, then anti-liquor post and anti-liquor committee 1956. Okay, now इसको wrap up करेंगे. An assembly of elected representatives frame the constitutions of our country. Laws are needed for the welfare and security of the people. The Supreme Court of India as the custodians of Constitution of India. Gandhiji left Sabarmati Ashram with 78 members of the Ashram on 2nd March 1930. Okay, so thank you. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था. इसके क्वेश्चन एंड आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारा आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा. थैंक यू.